अच्छा भाई, हमारा टॉपिक आज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई डोंट थिंक हम ख़त्म कर सकेंगे आज, लेकिन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। हर टॉपिक की तरह ही तुम्हारे हमारे कोर्स में सारे ऐसे ही हैं कि हर टॉपिक बहुत ही एक वसी समंदर सा है। तो अगेन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बस बुक के साथ साथ चलूँ, कि मतलब जितना बुक में है हम बस वही कवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अच्छा, ये पहली डिस्टिंक्शन जो करनी है वो थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में करनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हिस्ट्री, एक बेसिक डेफिनेशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली दो किस्म की डेफिनेशन आती है। एक तो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ये वो डेफिनेशन है जिससे हम रोज जिसको जिस तरह से हम यूज करते हैं। आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज करते हो, तो आप बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर से काम करवा रहे होते हैं, मशीन से काम करवा रहे होते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी डिस्क फॉर्मेट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, कुछ भी इस तरह का काम, तो आप डिस्क पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देते हो। ठीक है। या अगर एक फाइल डिलीट करनी है तो उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हो। तो एक्चुअली ये दोनों केसेस में हुआ क्या है कि हार्डवेयर के ऊपर काम हुआ है। हार्ड डिस्क के अंदर कोई कुछ फाइल थी कहीं पे जिसको डिलीट किया गया है, फॉर्मेट पे सारी हार्ड डिस्क को क्लीन किया गया है। तो यूजर को ये नहीं पता कि ये काम कैसे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक लेयर प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम ये दबाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर होती है जो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में होती है। यूजर को हार्डवेयर के अंदर जाके काम करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि फलाना काम कर दो, और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे खुद कर देता है। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट चीज है। मतलब अगर तुम्हें हार्ड डिस्क के अंदर जाके खुद फाइल को डिलीट करना पड़े तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें हार्ड डिस्क की पूरी स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जब तुम प्रिंटर से कुछ प्रिंट करते हो तो तुम सिर्फ कंट्रोल पी दबा देते हो और वो चीज प्रिंटर से निकल आती है। अब दरमियान में ये सारा कुछ कैसे हुआ है कि वो डेटा सीपीयू से प्रिंटर तक कैसे गया है, प्रिंटर ने कैसे उसको एक सफ़े के ऊपर प्रिंट किया है, इन सारी चीज़ों से हमारी बचत हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ी अच्छी सी कन्वीनियंट सी लेयर प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि इट इज़ द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है वो सारे ही हैं बेसिकली, लेकिन जो मेन जिसमें बात होती है वो सीपीयू और रैम की होती है। जो मेन बात होती है ना, वो सीपीयू एंड रैम। तो कंप्यूटर के अंदर ये दो पुर्जे, दो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू और रैम, जिसकी मदद से सारा काम हो रहा होता है। इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका बॉस होता है, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देर तक सीपीयू चाहता है कि वो सीपीयू पे काम करे, तो उसको उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक हद होती है, किस हद तक उसको वो करने देगा। ठीक है ना। तो वो होता है। अच्छा, आजकल जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें तीन चार ही नाम आपको बेसिकली पता होते हैं। या मॉडर्न का मतलब है कि जो पिछले 10-15 सालों से ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं वो बेसिकली दो तीन ही हैं। ठीक है। उनमें एक तो ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं जिनकी आपको आदत है। ये किसने बनाए हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इसके अलावा कुछ लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं। इसमें लिनक्स है, वो है यूनिक्स है, काली है, फिडोरा है, रेड हैट,
ये अगर नाम आपने सुना है तो ये पूरी एक फैमिली है जिसको लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हो। इसके बाद एप्पल के अपने ओएस चल रहे हैं। एप्पल की डिवाइसेस पे विंडोज नहीं चलती, तो वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और इसके अलावा बेसिकली एंड्रॉयड है जो वो फोन के ऊपर चल रहा होता है। तो मॉडर्न ये 3 4 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। बट अगर आप लाइट पीछे जाओ, फॉर एग्जांपल 90s को देखो, तो बेसिकली ईच मैन्युफैक्चरर हैड हिज ओन ओएस। आप अगर एचपी का लैपटॉप लेते थे तो उस पे एचपी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था। आप अगर तोशिबा का लेते थे उस पे तोशिबा का होता था। मतलब हर कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखती थी। लेकिन खैर अब समझ लो 2000 2005 के बाद ऐसे नहीं रहा। तकरीबन 3 4 बड़े मेन प्लेयर्स आ गए जो ये काम करते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ओएस भी हैं। टाइप्स ऑफ ओएस में बेसिकली दो एग्जांपल्स हैं कि ओल्ड सिस्टम्स वर बैच सिस्टम्स, और नाउ वी आर यूज्ड टू इंटरैक्टिव ओएस। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमने बिल्कुल ही इसकी वो नहीं की हुई। इस तरीके से हमने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ। मतलब बैच सिस्टम से हमने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ। तो मैं उल्टा शुरू करता हूँ, मैं इंटरैक्टिव से शुरू करता हूँ। हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं पिछले 10 सालों में, सारी इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कंटिन्यूसली बात कर सकते हो। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आप कमांड देते हो, वो आंसर देता है, आप फिर कमांड देते हो, वो आंसर देता है। इमेजिन करो कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है और तुम अपनी असाइनमेंट टाइप कर रहे हो। तो उसमें से अगर तुमने कोई एक लाइन अंडरलाइन करनी है तो तुम उसको सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल यू दबाते हो, वो अंडरलाइन हो जाती है। ये इंटरेक्टिव है कि तुमने सॉफ्टवेयर से बात की, सॉफ्टवेयर ने तुम्हें फौरन रिजल्ट दिया। ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन को डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेसिक बात करनी हो तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन यानी आप भी कमांड्स दे रहे हो और आपको रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं। बैच सिस्टम्स में ऐसा नहीं था। बैच सिस्टम जो एक तो बहुत ही पुराने हैं, मतलब ये 1980s की बात होएगी। ये वो सिस्टम्स हैं जिसपे ये बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स वगैरह इन लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी थी, ठीक है ना। तो बैच सिस्टम्स पर नॉन इंटरेक्टिव, पहली तो ये बात है। तो होता ये था कि सिमिलर जॉब्स पर ग्रुप टुगेदर and run overnight by a computer operator. Results were received in the morning. फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये होता था कि स्टूडेंट अगर प्रोग्राम्स, एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अगर प्रोग्राम्स लिख रहे हैं तो आजकल ये है कि आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हो, उसको रन करते हो, आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये इंटरेक्टिव है। बैच सिस्टम में ये होता था कि सारे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स को इकट्ठा किया जाता था और रात को एक बंदा बैठ के उनको कंप्यूटर के ऊपर रन करता था और सुबह रिजल्ट्स उनको मिलते थे, ठीक है। उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती थी। मतलब इंतहाई स्लो सिस्टम था, क्योंकि ज़ाहिर बात आपको एक दिन पूरा इंतजार करना पड़ता था। तो बैच सिस्टम का लफ्ज बैच से आया है। और बैच का मतलब है कि वो जो आपने सिमिलर जॉब्स इकट्ठी की हैं। सिमिलर जॉब्स का क्या मतलब है कि एक ही प्रोग्राम की जितनी डिफरेंट जॉब्स थी उनको इकट्ठा किया, उनको बैच सिस्टम कहते हो। तो उसको बैच कहते हो बेसिकली। तो बैच सिस्टम्स बहुत पुराने थे, लेकिन अब हमें इसकी आदत नहीं है। अब हमें फुली इंटरेक्टिव सिस्टम चाहिए होता है। इंटरेक्टिव की डेफिनेशन एक्चुअली बैच ज़्यादा क्लियर होए ना होए चलेगा, लेकिन इंटरेक्टिव की डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम इसी के अंदर मौजूद है। तो ये वो टू वे कम्युनिकेशन है कि एक प्रोग्राम चल रहा होता है, उसको आप कमांड देते हो। इस टॉपिक में ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ लफ्ज इस्तेमाल होंगे
जिनको क्लियर कर लो। एक प्रोसेस है या जॉब है, ये होता है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हमारे सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है, एक्सेल इंस्टॉल्ड है। अब वो एक्सेल जो है उसको तुम प्रोग्राम कहोगे कि वो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, वो प्रोग्राम किधर पड़ा हुआ है? वो तुम्हारी सी डिस्क या सी ड्राइव के ऊपर किसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा अभी। जब तुम उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हो तो अब वो एक प्रोसेस या एक जॉब बन गया है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने डील करना है, ठीक है। प्रोग्राम्स जो हैं ये डिस्क पे होते हैं, ये डेड होते हैं, ये पड़े हुए हैं बस वहां पे, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो है ये रैम में होता है, ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वंस अगेन डिस्क पे कोई भी चीज पड़ी हो है तो वो एक प्रोग्राम है जो डिस्क पे पड़ा हुआ है बस। जब तुम उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हो तो अब उसको प्रोग्राम नहीं कहते, अब उसको प्रोसेस कहते हैं या जॉब कहते हैं। और इसको लुक आफ्टर किसने करना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना होता है, ठीक है। अ, ये लफ्ज बार बार आएगा इस टॉपिक में, तो मतलब एक दफा क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस की जॉब होती क्या है। अच्छा भाई, तो पहली डिस्टिंक्शन जो हमने करनी है वो ये है कि इंटरेक्टिव और उसके दरमियान में, बैच सिस्टम्स के दरमियान में। अभी जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही करना पड़ेगा। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ओएस आप अब कह सकते हो कि जो हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में। इसमें से कुछ आपको पता होंगे लेकिन कुछ नहीं पता होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रियल टाइम सिस्टम्स, ये आपको नहीं पता होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक किस्म है रियल टाइम सिस्टम्स, रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये आ, आपको मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं पता होंगे, ये यूज होते हैं इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक फैक्ट्री के अंदर दो केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं, तो उन केमिकल्स को एक खास मिकदार में मिक्स करना है, एक खास टेम्परेचर में मिक्स करना है, उनको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल उनको एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रही है। तो उस कंप्यूटर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है वो रियल टाइम ओएस होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह कभी देखा हुआ है कि आईसीयू में कोई बंदा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो उसके साथ 25 चीजें लगी होती हैं उसको, और उनको सारी उनको पीछे से एक मशीन या एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रही होती है। उन कंप्यूटर्स के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होती है वो रियल टाइम होती है। इसके अलावा ऑटो पायलट, जहाज जो है वो अब बंदा तो नहीं उड़ाता आजकल, वो सॉफ्टवेयर उड़ाती है, बंदा वहां बैठा होता है बस लुक आफ्टर करने के लिए। तो ऑटो पायलट की जो सॉफ्टवेयर है, अगेन उसके ऊपर जो ऑपरेट उन इन कंप्यूटर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो विंडोज नहीं होती। विंडोज हो ही नहीं सकती, विंडोज तो मतलब फंस जाती है। आप विंडोज इस्तेमाल करते हो, आपको पता है कि विंडोज एक दो दिन के बाद वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो जाके ठीक होता है। तो अब ऑटो पायलट को या आईसीयू में एक सॉफ्टवेयर को आप रीस्टार्ट तो नहीं ना कर सकते। तो ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको रियल टाइम सिस्टम्स कहते हैं। रियल टाइम कहते इसलिए हैं कि ये रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। इनमें बहुत सारी खास बातें होती हैं, मतलब कि वाई आर द डिफरेंट टू विंडोज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल रियल टाइम सिस्टम्स वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसने एग्जांपल दिए हैं मिसाइल और रडार के, मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड में हो रही है वो अ, यकीन करो विंडोज नहीं यूज कर रही होगी, ठीक है। ये रियल टाइम सिस्टम्स है। टाइम शेयरिंग सिस्टम ये आपने नहीं देखे हुए, आपने रियल टाइम सिस्टम्स का आपको नाम भी नहीं पता, आपने नहीं यूज किए हुए और आपने नहीं देखे हुए। आपने शायद टाइम शेयरिंग सिस्टम्स देखे हुए हैं। ये मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट्स हैं, और इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो सर्वर का है। जो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना उनको टाइम शेयरिंग सिस्टम्स कहते हो। अच्छा, अब सर्वर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, प्रोबेबली कुछ ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप जो सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जिस कंप्यूटर पे आप यूज करते हो जो कंप्यूटर, वो एक सिंगल यूजर सिस्टम है।
आप विंडोज 10 पे, विंडोज 7 8 पे आप एक यूजर लॉग इन करता है, अपना पासवर्ड डालता है, लॉग इन करता है और उसको इस्तेमाल करता है। 3 4 बंदे इकट्ठे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स जो हैं वो बने इसलिए हैं कि उनको मल्टीपल यूजर्स, एक से ज्यादा यूजर्स एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकें। और ये बिल्कुल सर्वर का कॉन्सेप्ट है कि ये एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वीयू का एग्जाम देते हो तो आप ये यूजर्स होते हो ना, जो एक एक जो अपने अपने टर्मिनल पे बैठे होते हो और आप सारे एक सेंट्रल सर्वर को एक्सेस करके वो एग्जाम यूज कर रहे होते हो। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स वो होते हैं जो मल्टीपल यूजर्स को मल्टी प्रोग्रामिंग करने में मदद देते हैं। इसके विंडोज के एग्जांपल्स जो हैं वो विंडोज सर्वर की फैमिली है। जिस तरह विंडोज 7 8 10 ये सिंगल यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इसी तरह विंडोज के सर्वर्स के भी सिस्टम्स हैं। सर्वर 2012 है, सर्वर 2016 है। तो वो अगर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो तो अब आपके लैपटॉप को मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग अलहदा से नहीं करवानी चाहिए, लेकिन बहरहाल लिखी हुई है। दिस इज द इजीएस्ट, जो आपके लिए समझना सबसे आसान होएगा। आप फुली मल्टी प्रोग्रामिंग वाली दुनिया में चलते हो, विच मीन्स कि आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। ठीक है, आप 4 5 6 सॉफ्टवेयर इकट्ठी चला रहे होते हो, तो बस ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन बहरहाल एज सिंपल एज दैट, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है जो आपकी सिंपल विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग इज सेम, इसको अलहदा क्यों कर रहे हैं? इसको अलहदा ना करो, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही के बहुत सारे नाम है। इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हो, जो इसका असल नाम है। मल्टी थ्रेडिंग कहते हो, मल्टीटास्किंग कहते हो। सब एक ही बात हो रही है। बेसिकली यूजर एक से ज्यादा चीजें एक वक्त में रन कर रहा है। बैच सिस्टम्स में ये नहीं होता था। बैच सिस्टम्स में तो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चलना था, और वो भी मुसीबत के सारों की जॉब्स इकट्ठी करके फिर उसको रन करना होता था। अच्छा, इसमें और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन अगेन बस जितनी बुक में है हम वही करेंगे। अब ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली थ्योरी वाला हिस्सा है जो बेसिकली यही डिस्कस करता है कि ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे गए हैं। पहले एक लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर होता था, उसके साथ लोग टर्मिनल्स अटैच करके काम करते थे। फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आया कि एक बंदा है जो रात को बैठ के वो सारे प्रोग्राम्स रन करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरेक्टिव हो गए हैं। एक्चुअली ये हमने पहले कवर कर ही दिया है। देखो जरा हिस्ट्री को फॉलो करो, तो तमाशा स्टार्ट होता है बैच सिस्टम से, जो एक सिंगल बंदा रात के टाइम बैठ के ऑपरेट कर रहा होता था। दिन के टाइम वो सारे प्रोग्राम्स जमा करता था, रात को उनको रन करता था। अब हम चले गए इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में, विच मीन्स के हम जैसे ही कमांड देते हैं हमें फौरन रिजल्ट मिल जाता है। और बात इससे भी आगे चली गई, हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में चले गए कि एक एक सर्वर को 100 लोग इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हम मल्टी प्रोग्राम दुनिया में चले गए कि सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि हम कई सॉफ्टवेयर इकट्ठे रन करके यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग। लोड बैलेंसिंग यहाँ पे कैसे समझाया जाए? अब मतलब समझाया नहीं जा सकता, बस जिक्र ही कर लो। वो कहता है कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो लोड बैलेंसिंग का एक मेजर काम कर रहे होते हैं। अब लोड बैलेंसिंग ये है कि आपके पास, ये सर्वर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आपके पास एक सर्वर के ऊपर जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो सर्वर उसको डिवाइड कर सकता है डिफरेंट सीपीयूज के दरमियान में। फॉर एग्जांपल एक बैंक का सर्वर है जो एटीएम्स चलाता है पूरे पूरे पाकिस्तान के। तो नॉर्मली वो एक्सपेक्ट करता है कि 3 4 एटीएम एक वक्त में चल रहे होंगे, ठीक है।
लेकिन फॉर एग्जांपल एकदम से अगर 100 एटीएम्स इकट्ठे चल जाते हैं तो उस सर्वर के ऊपर लोड एक्स्ट्रा पड़ता है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उस सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो लोड बैलेंसिंग करता है, विच मीन्स कि वो कुछ रिक्वेस्ट उठा के किसी और सर्वर को दे देता है। ठीक है, तो ये मतलब आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत आगे चले गए हैं। मतलब वो लोड बैलेंसर्स पहले अलहदा से सिस्टम्स होते थे, लेकिन अब वो भी यही यूज कर रहे हैं। अब प्लस अगर क्लाउड में जाओगे, थोड़ा सा क्लाउड को समझोगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे चल रही है सर्वर्स के साथ, तो उसमें स्केलिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। स्केलिंग मजेदार चीज है कि अब कंपनीज के जो सर्वर्स हैं वो क्लाउड पे हैं। ठीक है, और क्लाउड पे लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद कर रहे हैं। स्केलिंग का मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारे सर्वर पे लोड पड़ेगा, तुम्हारे सर्वर की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। ये क्लाउड के मजे हैं। हार्डवेयर फिजिकली तो तुम नहीं कर सकते, फिजिकली तो तुम्हारे पास अगर 10 सर्वर है तो 10 ही सर्वर है, लेकिन क्लाउड पे तुम ये कर सकते हो कि अमेजोन को ये पता चले कि तुम्हारे सर्वर पे लोड है तो उसको 10 से 20 कर दे थोड़ी देर के लिए। जाहिर बात है वो तुमसे पैसे ज्यादा लेगा, लेकिन आ, वो ये स्केलिंग का ऑपरेशन करके तुम्हारे सिस्टम को चलने देगा। ठीक है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिकली क्लाउड की हैं। अच्छा, इसका जिक्र लाजमी करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। ये टाइप्स ऑफ ओएस में ही आता है, एम्बेडेड सिस्टम्स। ये बड़े डिफरेंट होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स ये होते हैं बेसिकली कि अगर तुम अपने माइक्रोवेव के बारे में सोचो, फ्रिज के बारे में सोचो, डिजिटल घड़ी के बारे में सोचो, कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, माइक्रोवेव को पकड़ लो। तो सवाल ये है कि क्या माइक्रोवेव का की जो चिप है, जिसको जो चिप उसको कंट्रोल करती है, उसकी प्रोग्रामिंग करती है, क्या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता होगा? तो आंसर ये है कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड फर्मवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं एक जनरल पर्पज सिस्टम को जो कंप्यूटर्स पर रन होता है। लेकिन हर चिप जो दुनिया में चल रही है उसके ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चल रही है, वरना तो वो नहीं चल सकती। तुम्हारे बिजली के मीटर के अंदर जो चिप लगी हुई है, जो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर है तो उसके अंदर एक चिप लगी हुई है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो उसको कंट्रोल करता है, उस मीटर को। तो इसी तरह माइक्रोवेव के अंदर है, वॉशिंग मशीन के अंदर है, हर चिप को एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। अच्छा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते, उसको फर्मवेयर कहते हो। और इन सिस्टम्स को एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ये फर्मवेयर बड़ी खास होती है क्योंकि वो सिर्फ उसी डिवाइस को चला सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी मजेदार चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो, उसके बाद दुनिया जहान का कोई भी सॉफ्टवेयर चला लो। ऐसे ही है ना, जो दिल करता है सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल करके चला लेते हो। वो इस वजह से चल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी लेयर तुम्हें प्रोवाइड करती है कि तुम वो काम कर सकते हो। अब तुम अपने माइक्रोवेव के ऊपर जहाजों वाली गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तुम्हारे माइक्रोवेव के अंदर जो चिप लगी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करती है। वो टाइमर चलाती है, या वो उसको उसकी हीट की परसेंटेज को कंट्रोल करती है। कुछ दो तीन उसके खास काम है। तो उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज फर्मवेयर, और वो बड़ी लिमिटेड काम करता है। वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी डिवाइस के साथ काम करता है। अ, तो एम्बेडेड सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो नहीं होते, लेकिन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको फर्मवेयर कहते हो। अच्छा, इसके बाद ये वर्चुअल आ जाते हैं। इसके बाद अगर एक आखिरी कैटेगरी की बात करो तो वर्चुअल ओएस आ जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट उसका है यार, अगर आपने वीएम वेयर पढ़ा हुआ है, वर्चुअल बॉक्स कभी इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें एमुलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। विच मीन कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ के अंदर काम कर रहा हूँ, अब अगर मुझे लिनक्स इंस्टॉल करनी है इसके ऊपर, तो दो तीन रास्ते हैं। या तो मैं इसको विंडोज़ को अनइंस्टॉल करके फिर लिनक्स इंस्टॉल करूँ, या एक बड़ा इंटेलिजेंट रास्ता ये है कि मैं एमुलेशन करूँ, विच मीन्स कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ जिसके अंदर मैं लिनक्स इंस्टॉल कर सकूँ। तो उसको ये धोखा लगेगा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये धोखा लगेगा कि मेरे सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है।
तो ये दिस इज नॉट रियल, मतलब रियली तो आपके पास विंडोज ही है, उसके ऊपर आपने लिनक्स या कोई और चीज इंस्टॉल की हुई है। यार ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं मानता हूँ ये, क्योंकि इसको इस तरीके से करना बड़ा मुश्किल है, मतलब इनको पूरा जब तक प्रॉपरली ना पढ़ो ये करना जरा मुश्किल काम है। इसको, इस टॉपिक को अगर तुम गूगल भी करोगे ना तो तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि गूगल भी तुम्हें इतना लेवल ऑफ डिटेल देगा कि वो नहीं अभी चाहिए हमें ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा भाई, ये काम जरा तेजी से, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। तो दो कैटेगरीज में आप सॉफ्टवेयर को तोड़ते हो, आपको पता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। डेफिनेशंस बुक से कर लेना, लेकिन बेसिकली सिंपल डेफिनेशन ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ काम करती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के साथ काम करती है। ठीक है, फिर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ये दिखाना सिर्फ ये चाह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्चुअली पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिडर होता है। जाहिर बात है वो काम ही हार्डवेयर के साथ करता है, तो उसको आप उसी के अंदर कंसिडर करोगे। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम शुरू ही उस वक्त होता है जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ये जो तुम अपने फोन पे एप्स करते हो, अगर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना होए तो वो ऐप तुम कहाँ, तो तुम अपना फोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हारे फोन पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना मौजूद होए तो तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? बटन उसके कोई है नहीं, करोगे क्या? उसको कमांड कैसे दोगे, इनपुट कैसे दोगे? सिमिलरली तुम्हारे लैपटॉप में अगर विंडोज नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तुम उसके ऊपर कोई और चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होना लाजमी है, और अगर वो मौजूद है तो उसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो एप्लीकेशंस में आप जो मर्जी करते रहो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से चीजें जरा मुश्किल हो जाती हैं। दो तीन लफ्ज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसको टाइप्स भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू फ्लेवर्स यूजुअली। इसको गुई कहते हैं और CLI कहते हैं। शायद आपने ये नाम सुने हो, शायद ना सुने हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक गुई होता है और CLI होता है। GUI stands for graphical user interface and CLI stands for command line interpreter. हम GUI के अंदर काम करते हैं। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये बटन बने होते हैं, बटन दबाते हो कुछ विंडो आ जाती है, विंडो से फिर कुछ दबाते हो फिर कुछ हो जाता है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ें खुल रही हैं, ये कुछ मेन्यूज विंडोज खुल रही हैं। ये ग्राफिकल है, डेफिनेटली स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये फुली, जो आपने विंडोज वाला माहौल जिसकी आपको आदत है ना, ये फुली 100% ये वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज टाइप ऑफ OS विच हैव बटन्स, क्या कहें, विंडोज ही, मतलब वो जो टैब्स खुलती है, विंडोज खुलती हैं, मेन्यूज खुलते हैं, ये जो सारा माहौल होता है ये GUI वाला माहौल होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला। लेकिन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे नहीं होते, कुछ कमांड लाइन पे भी चलते हैं। ये मतलब ये लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो मोस्ट लिनक्स फ्लेवर्स डू नॉट हैव अ GUI, होता ही नहीं GUI। दे वर्क प्योरली अ कमांड लाइन। जब 1980s में कंप्यूटर्स स्टार्ट हुए, कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुई, मतलब जब ये लोग बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब कंपनियां बनाई, ये प्रोग्रामर्स थे ना बेसिकली। तो इनके पास तो कोई GUI नहीं था। उस वक्त कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते थे कि आप कमांड टाइप करते थे
और कमांड टाइप करते थे और उसका रिजल्ट आता था। ठीक है, फिर आप उसका रिजल्ट वो देखते थे। तो अ, ये अगर आपको माहौल नहीं पता कि ये होता है, तो इसको एक्चुअली पता होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आपको ये आइडिया होए कि ये चीज़ें होती हैं। अ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखा सकता हूँ। हाँ, यस, वेरी गुड, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा भाई, अब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कौन से वाला है कि मैंने एक सर्वर को कनेक्ट किया, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम मतलब तुम्हें आइडिया होना चाहिए एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के क्या तुम कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर सिस्टम है जो जिसपे लिनक्स का कर्नल इंस्टॉल्ड है, 2.6 वर्जन। बाकी उसकी डिटेल्स दिखी हुई हैं, जिस तरह विंडोज़ की वर्जन है उस तरह लिनक्स की भी वर्जन है। तो इसको ये प्योर कमांड लाइन है, इसमें कोई गुई नहीं है, इसमें कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए कमांड्स टाइप करूंगा, और मैं कहता हूँ ls-ltr, ये कमांड टाइप करूंगा और उस कमांड का रिजल्ट आता है। अ, तो इसमें कहीं पे कोई दूर दूर तक बटन का या विंडो का या मेन्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप फाइल्स क्रिएट करते हो, फाइल्स डिलीट करते हो, वाईफाई कार्ड सेट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हो, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो, ये सारे काम इसके ऊपर होते हैं, लेकिन बटन का या मेन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आपको ऊपर बटन और मेन्यू नजर आ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की हुई है अपने विंडोज के ऊपर, ताकि मैं उसके अंदर लिनक्स इस्तेमाल कर सकूं। एक्चुअली लिनक्स तो ये विंडो है जिसमें प्योर सिर्फ कमांड लाइन पे आप काम कर सकते हो। तो दिखाने का मकसद ये है कि इस बात को छोड़ देना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे विंडोज की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विंडोज के टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI के हैं, और CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मोस्ट लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स की कहानी है, और ये 80s के अंदर, 1980s के अंदर, तुम्हें पता है, सबको ही पता है बेसिकली कि ये बनी। लिनक्स का शायद ना पता हो, तो लिनक्स वाज रिटन बाय एलेक लाइनस नाम था बंदे का। ये 1991 में था। अ, और अगली बात मजेदार है, एज अ फिफ्थ सेमेस्टर असाइनमेंट। ये BScs का स्टूडेंट था जो कुछ 5वें सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहा था, और उसकी असाइनमेंट के सोल्यूशन में उसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा कुछ पता होना चाहिए वैसे तो। इट इज ओपन सोर्स, मीन्स कि इसका मालिक कोई नहीं है लिनक्स का। उस बंदे ने लिखी थी, लेकिन उसने ओपन सोर्स रखी थी, विच मीन्स के सारी दुनिया के प्रोग्रामर्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो फेडोरा बहुत पॉपुलर है, रेड हैट पॉपुलर है, यूबुंटू पॉपुलर है। लेकिन यूबुंटू जरा डिफरेंट है, इसमें गुई होता है। अगर कोई हैकिंग करता है तो काली वो इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा, काली भी उसकी वर्जन है, एंड सो ऑन ना, मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। लिनक्स एक फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिसमें बहुत सारी वर्जन्स हैं, ये कह लो। जिस तरह विंडोज में विंडोज 7 है, 8 है, विंडोज सर्वर है, विंडोज NT है, तो इसी तरह लिनक्स के अंदर ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। फेडोरा का एक खास काम है, रेड हैट का एक खास काम है, सो ऑन। और दूसरी बात ये है कि कहा यह जाता है, खुद सर्च करके देखना, कि पता नहीं 75% ऑफ सर्वर्स इन द वर्ल्ड आर रनिंग लिनक्स। अगर आपने इस्तेमाल नहीं की हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है, या मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। लिनक्स मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि इसका इंटरनेट का जो पूरा आर्किटेक्चर का जो बैक एंड है वो लिनक्स पे चल रहा है, वो विंडोज पे नहीं चल रहा। विंडोज को जरा थोड़ा सा माठा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड का प्रॉब्लम है, उसमें वायरसेस आते हैं, उसमें इश्यूज हैं विंडोज में। तो अगर आप एक सर्वर बना रहे हो एक बैंक का, जिसने पूरे पाकिस्तान के ATMs चलाने हैं, ब्रांचेस चलानी हैं,
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा विंडोज़ का सर्वर उस पे बनाएगा। उस सिरदर्दी लगी रहेगी कि कभी कुछ मसला हो गया, कभी कुछ मसला हो गया। तो लिनक्स के सिस्टम स्टेबल होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। मतलब 3-4 साल बाद इनको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। भाई तुमने कभी देखा है कि तुम उठो और तुम फेसबुक खोलो और फेसबुक कहे कि यार सॉरी मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कभी भी नहीं होएगा कि वो बंद होए। तो उन इन सब के पीछे जो बैक एंड पे सिस्टम्स चल रहे हैं, जो सर्वर्स चल रहे हैं, वो लिनक्स हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ तुम्हें आगे जाके बड़ा तंग करेगी। तो तुम्हें थोड़ी सी आदत डालनी है इस बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वो नहीं है जो तुमने इस्तेमाल किए हैं, मेनली CLI बेस्ड हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि इवन इफ अ सिस्टम इज GUI, इट डज प्रोवाइड शेल। शेल जो है वो CLI होएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो विंडोज है, अब ये टोटली GUI है, हमें पता है। लेकिन अगर तुम जाके इसमें CMD चलाओ, ये वाली, तो ये विंडो खुलती है। या इसमें जाके तुम पावर शेल चलाओ, ये विंडो खुलती है। ये शेल्स होती हैं, इनको शेल कहते हैं। कि इवन दो हमारा सिस्टम तो एक GUI सिस्टम है, लेकिन वो हमें लाजमी एक CLI प्रोवाइड करता होएगा, एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता होएगा, जहां हम कमांड्स लिख के काम कर सकते हैं। ठीक है? तो इनको शेल कहते हैं। ये तुम्हें रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये मतलब समझाया सारा हुआ है, लेकिन मतलब रीडिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिक बातें ये है कि GUI क्या है, CLI क्या है, शेल क्या है। शेल फर्क चीज है। शेल बेसिकली GUI के अंदर एक कमांड लाइन दी हुई है। बल्कि विंडोज ने तो अब बहुत वो कर लिया, विंडोज ने तो अब पावर शेल दे दिया है अपने यूजर्स को, जो टोटली लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, वो स्क्रिप्टिंग के लिए और उन चीजों के लिए। ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान में पढ़ते नहीं है लिनक्स। इंडिया में जो बंदा BS की डिग्री करता है IT से रिलेटेड, उसके पास जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसके पास लिनक्स की 1-2 सर्टिफिकेशंस होती हैं। हर हर इंडियन के पास होती हैं। ठीक है? इधर पता नहीं क्यों ये पॉपुलर नहीं होता, लोग करते क्यों नहीं। बड़ी जॉब्स हैं इसकी, मतलब करना चाहिए। अच्छा जी, अब लफ्ज आएगा कर्नल का। कर्नल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कर्नल इज द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द OS। इसको समझाना काफ़ी आसान है। वो ये है कि तुमने कभी चेक किया है कि तुम्हारी विंडोज़ का साइज़ कितना है। तो तुम अपने इस विंडोज़ के फोल्डर पे आते हो, राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज़ करते हो, और तुम्हें वो बता देता है कि मेरा साइज़, यानी विंडोज़ का साइज़ कितना है। तो ये कोई तकरीबन 20-25 GB के करीब होएगा मेरे पास। फॉर लेट्स से कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 20 GB का है। अब रैम तो थोड़ी सी होती है, रैम तो 4 GB 8 GB कुछ ऐसी ही होती है ना। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के रैम में नहीं आ सकता। तो इसका सिर्फ कुछ हिस्सा रैम में आता है। जौन सा हिस्सा रैम में आता है ना, उसको मेमोरी रेजिडेंट कहते हो ना, कि जो रैम में आ गया, और उस हिस्से को कर्नल कहते हो। वंस अगेन बात बड़ी सिंपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बड़ा होता है, डिस्क पे पड़ा होता है, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा उठ के मेमोरी में आता है। उस हिस्से को जो मेमोरी में आता है उसको कर्नल कहते हैं। वो हर वक्त मेमोरी में रहता है। ठीक है? तो कर्नल बेसिकली कंटेन्स द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द OS। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं वो सारे बेसिकली कर्नल के अंदर मौजूद होते हैं। तो कर्नल वो वाला हिस्सा होता है। और यूजर, जारी बात है, कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है, काम करता है कर्नल के साथ, और वो एक यूजर इंटरफेस के थ्रू। यूजर इंटरफेस मींस एक स्क्रीन, एक लेयर जो उन दोनों के दरमियान में आती है। सारा कुछ ही एक, अच्छा,
अब कर्नल के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं, कर्नल के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट होएगा, लेकिन बेसिकली इसके अंदर फाइल मैनेजर्स होते हैं, इसके अंदर मेमोरी मैनेजर होता है, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट इसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट का हिस्सा है एक्चुअली शेड्यूलर डिस्पैचर। तो शेड्यूलर और डिस्पैचर्स होते हैं। विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, फाइल मैनेजर क्या है? जो फाइल्स को मैनेज कर रहा है। तो आपके पास विंडोज के अंदर ये एक सादी सी स्क्रीन दे दी गई है माई कंप्यूटर की, और इस स्क्रीन के अंदर आपको ये आपका फाइल मैनेजर है। अब ये कभी सोचना बैठ के कि अगर मैं यहाँ से इसको कट करके कहीं और जाके पेस्ट करता हूँ तो ये मैं फाइल्स को मैनेज कर रहा हूँ ना, कि मैं फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ या कुछ इस तरह का कर रहा हूँ। कैसे हो रहा है? कभी सोचना बैठ के कि ये कैसे हो रहा है? तो जाहिर बात है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोग्रामर है जिसने कोड लिखा है कि भाई जब बंदा इसको राइट क्लिक करके कट करे तो क्या करना है, जब पेस्ट करे तो क्या। ये सारा कोड किसी ने बैठ के लिखा हुआ है। वो सारा कोड एक मॉड्यूल के अंदर पड़ा है विच इज कॉल्ड अ फाइल मैनेजर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर फाइल मैनेजर ना होए तो तुम ये वाले काम नहीं कर सकते। और अगेन ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है ज़रूरी, यहाँ पे जाके तुम इसमें लिनक्स के अंदर तुम्हारे पास कमांड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सीपी की कमांड है, एमवी की कमांड है, एम के डर है, इस तरह की कमांड है। अब फॉर एग्जांपल अगर तुमने विंडोज में एक फोल्डर बनाना है, तुमने विंडोज के अंदर एक डायरेक्टरी एक फोल्डर बनाना है, तो तुम राइट क्लिक करते हो, न्यू करते हो और फोल्डर करते हो। इसके पीछे कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है और वो फोल्डर बनाता है। इसी तरह अगर तुमने लिनक्स में बनाना हो तो तुम्हें कमांड लिखनी पड़ती है एम के डर की, मेक डायरेक्टरी की, और डायरेक्टरी बन जाती है एम के डर टेस्ट, और वो एक फोल्डर बन जाएगा। अब उसके अंदर अगर जाना है, यानी जब डबल क्लिक करके जाते हो तो वो इस तरह से जाते हो, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से अब इसको रिमूव करना है, तो आर एम डर टेस्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये कि फाइल मैनेजर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें एक फाइल मैनेजर देगा जो बेसिकली तुम्हें फैसिलिटी देगा कि तुम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सको। मेमोरी मैनेजर कदरे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपकी उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। फाइल मैनेजर के साथ तो आप रोज काम करते हो ना, फाइलों के साथ रोज काम करते हो। मेमोरी को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन पीछे मेमोरी कंट्रोल हो रही होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस प्रोसेस को कितनी जगह देनी है मेमोरी में। हमने वंस अगेन ये कहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं। हर प्रोसेस को रैम में, मेमोरी में थोड़ी थोड़ी जगह मिली हुई है। अब हर प्रोसेस को कितनी जगह देनी है, अगर वो ज़्यादा जगह मांगता है तो क्या करना है, अगर जगह कम पड़ गई है तो क्या करना है, ये सारा कुछ पीछे एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रही होती है, विच इज़ योर मेमोरी मैनेजर का मॉड्यूल। ठीक है, जो बेसिकली कर्नल का हिस्सा है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट मेरा ख्याल है सबसे मेन काम है इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो तुम्हारे पास विंडोज़ में ये टास्क मैनेजर की स्क्रीन है जो देखी होगी तुमने। तो टास्क मैनेजर की स्क्रीन तुम्हें ये लिस्ट देती है तमाम प्रोसेसेस की जो इस वक्त रन हो रहे होते हैं। बल्कि अगर तुम इसमें डिटेल में चले जाओ तो तुम्हें एग्जैक्ट ये प्रोसेस का नाम मिलेगा कि इस वक्त ये प्रोसेस रन हो रहा है, उसका पिड मिलेगा। पिड कहते हैं प्रोसेस आईडी को। उसका स्टेटस पता चलेगा, उसका सीपीयू टाइम, वर्किंग सेट, मेमोरी, उस प्रोसेस से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां से पता चलेगी। बहरहाल ये सारे जो 100-200 प्रोसेस रन हो रहे हैं, इनको कौन मैनेज कर रहा है? इनको तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। उसके अंदर जो मॉड्यूल है वो प्रोसेस मैनेजमेंट का है। अगेन अगर लिनक्स में करना चाहो तो सेम है, वो टॉप की कमांड होती है, टॉप टॉप, और ये तुम्हारा टास्क मैनेजर होता है। कर ये बेसिकली उसका लिनक्स का टास्क मैनेजर होता है। ये भी वही जो बिल्कुल विंडोज में है। ये लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस आ गई,
कि जावा का प्रोसेस चल रहा है, gzip चल रहा है, zabbix चल रहा है, ये प्रोसेसेस के नाम आ गए। ये मेमोरी की इंफॉर्मेशन आ गई कि कितनी मेमोरी पड़ी हुई है, कितनी फ्री है, सो ऑन। तो अगेन कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होए तो वो तुम्हें प्रोसेस मैनेजमेंट की फैसिलिटी देगा। शेड्यूलर डिस्पैचर बहुत मुश्किल है स्टेज पे समझना। चलो वेरी गुड, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेक्शन। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शेड्यूलर डिस्पैचर को करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। बस भाई यहीं पे रुको, बूटिंग जो है वो यहाँ से नेक्स्ट टाइम ये अब मतलब ये डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रुकूंगा। कुछ सवाल, कोई मसला, कुछ चीज़ करना चाहते हो? ठीक है, इसको ख़त्म करना अगली बार थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। कोई मसले मसाइल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलो 2-4 मिनट ब्रेक दो मुझे, मैं वापस आया।